हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये है टेड बंडी सीरियल किलर का पार्ट 2। और अगर आप सीधा पार्ट 2 पे आ चुके हैं तो प्लीज़ आप जाके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 शायद आपको समझ ना आए। तो इसलिए प्लीज़ पार्ट 1 जाके ज़रूर देखना। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और सीधा पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि उसने क्या क्या क्राइम किए थे और क्राइम करने के बाद वो कैसे पकड़ा गया था। लेकिन पकड़ा जाना उसका अंत नहीं था, बल्कि उसने उसके बाद भी बड़े तगड़े तगड़े कांड किए थे जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टेड बंडी अब अरेस्ट हो चुका था। पुलिस के पास अब एक सस्पेक्ट ज़रूर था, लेकिन सिर्फ शक के भरोसे पर पुलिस एक सीरियल किलर को सज़ा नहीं दिला सकती थी। इसलिए इन्वेस्टिगेटर को ऐसे एविडेंस की ज़रूरत थी जो कोर्ट में भी टिक सके। अनफॉर्चुनेटली पुलिस को ऐसे एविडेंस धीरे धीरे मिलना शुरू भी हो चुके थे। सितंबर 1975 में पुलिस ने टेड की वॉल्क्सवैगन को जब्त कर लिया एंड एफबीआई के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कार का एक एक हिस्सा खोल के अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। सीट्स, कारपेट, डोर्स, पैनल्स, हर जगह से सैंपल्स लिए गए और इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। कार के अंदर से कुछ बाल मिले और जब उन बालों को विक्टिम्स के हेयर से मैच किया गया तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये बाल एक के नहीं बल्कि 3 विक्टिम्स के थे और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और ये बंडी के खिलाफ पहला साइंटिफिक एविडेंस था। 2 अक्टूबर 1975 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन परेड यानी लाइनअप अरेंज की। देन कैरोल डेरेंज को बुलाया गया। जैसे ही उसने रूम में खड़े लोगों को देखा तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के टेड की तरफ इशारा किया और बताया कि यही वो आदमी था। सिर्फ कैरोल ने ही नहीं, व्यूमॉन्ट हाई स्कूल की कुछ विटनेसेस ने भी बंडी को पहचान लिया था। पुलिस के पास आई विटनेस भी थे और उनके पास फोरेंसिक एविडेंस भी था। इसी वजह से टेड बंडी पर किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का केस ऑफिशियली चलने लगा। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि उसे फिर भी बेल मिल गई एंड उसके पेरेंट्स ने ही बेल का अमाउंट देकर उसे जेल से बाहर निकाला था। जेल से बाहर निकलने के बाद वो सिएटल में अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ के पास रहने चला गया। बाहर से तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में पुलिस उसके हर कदम पर नज़र रख रही थी और जब भी टेड कहीं बाहर निकलता था तो कई अनमार्क्ड पुलिस कार उसका पीछा करती थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। देन फिर नवंबर 1975 में यूटा, वाशिंगटन और कैलोराडो के इन्वेस्टिगेटर्स साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि 5 स्टेट के डिटेक्टिव्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और सबके साथ शेयर करने के बाद उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाइल बनाई। लेकिन ये सारे एविडेंसेस और इन्फॉर्मेशन भी टेड बंडी पर मर्डर चार्ज चलाने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने ये तय किया कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के वो टेड पर मर्डर चार्जेस नहीं लगाएंगे। देन फरवरी 1976 में आखिरकार टेड पर किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट का केस ट्रायल शुरू हुआ और इस पे 4 दिनों तक आर्ग्यूमेंट्स चले। विटनेसेस ने अपनी बात रखी, एविडेंस कोर्ट के सामने पेश हुए और फिर जज स्टीवर्ट हैंसन ने अपना फैसला सुनाया और अपने फैसले में जज ने टेड बंडी को किडनैपिंग और असॉल्ट केस में गिल्टी बताकर जून 1976 में उसे 15 साल की सज़ा सुनाई और उसे यूटा स्टेट प्रिजन में भेज दिया गया। इस पॉइंट पर सबको लगा कि दैट्स इट, अब टेड बंडी की कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये सब लोग ये भूल रहे थे कि वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था। ये आदमी हर सिचुएशन का प्लान बनाकर रखता था और जेल के अंदर भी वो बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे इस जेल से जल्द भाग सके। और बहुत जल्द उसने अमेरिका की क्रिमिनल हिस्ट्री में सबसे शॉकिंग प्रिजन एस्केप भी किया। शुरुआत में बंडी ने अपना बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल रखा। वो दूसरे इनमेट से बातें करता, बुक्स पढ़ता और उसने गार्ड्स के सामने अपनी इमेज एक सॉफ्ट, एक अच्छा, एक जेंटलमैन की बनाई थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। सिक्योरिटी रूटीन्स, गार्ड रोटेशंस, विंडोज़ और डोर का स्ट्रक्चर और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के अंदर का लेआउट। धीरे धीरे उसने प्लान बनाने शुरू किए
उसने नोटिस किया कि लॉ लाइब्रेरी में उसे कम काम करने की परमिशन मिल सकती है और वहीं उसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखी। वो लीगल बुक्स के बहाने रोज़ लाइब्रेरी जाने लगा। वहाँ से उसने बिल्डिंग प्लान्स और मैप्स को समझना शुरू किया और हर दिन वो अपने एस्केप रूटीन को मेंटली डिज़ाइन करता था। लेकिन सिर्फ प्लानिंग काफ़ी नहीं थी, बल्कि बंडी को फिजिकल एडवांटेज भी चाहिए था। इसलिए उसने एक रिस्की डिसीजन लिया। वो जानबूझकर अपना वेट कम करने के लिए खाना पीना उसने बिल्कुल कम कर दिया था और धीरे धीरे उसका बॉडी साइज भी छोटा होता गया, ताकि अगर मौका मिले तो वो किसी छोटी जगह से भी निकल सके। देन जुलाई 1977 को एक दिन जब गार्ड्स थोड़े रिलैक्स थे, बंडी को लॉ लाइब्रेरी में अकेले टाइम मिल गया। वहीं उसने अपना फाइनल डिसीजन लिया। वो सेकंड फ्लोर की विंडो के पास गया और एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वो सीधा उठा और उसने वहाँ से जंप कर दिया। वो वहाँ से सीधा नीचे गिरा, लेकिन सरप्राइजिंगली उससे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि छोटी मोटी उसको चोट आई होगी और थोड़ी उसको पेन हुई होगी, लेकिन वो बिल्कुल सेफ था। अब वो प्रिजन यार्ड से बाहर निकल चुका था एंड बाहर निकलते ही बंडी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करने लगा। वो अलग अलग जगहों पर छुपता रहा, कभी स्मॉल टाउन्स में, कभी फॉरेस्ट में और कभी रैंडम शेल्टर्स में। लेकिन उसका एक्सपीरियंस लिमिटेड था और उसके रिसोर्सेज भी काफ़ी कम थे। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, बिकॉज ना उसके पास पैसा था और ना ही फूड, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे ट्रेस भी कर लिया और एक कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान टेड बंडी को दोबारा से पकड़ लिया गया। इस बार यूटा स्टेट प्रिजन अथॉरिटी ने सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी और इस बार पुलिस को पता चला कि ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है। वो एक ऐसा क्रिमिनल है कि वो हर एक सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये उसका पहला एस्केप है और असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। नाउ 13 जून 1977 को सिर्फ कुछ दिनों की आज़ादी के बाद टेड बंडी अब दोबारा जेल के अंदर था। पुलिस को लग रहा था अब उसने सबक सीख लिया होगा एंड अब वो दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा। और वैसे भी कोलोराडो का मर्डर केस भी अब धीरे धीरे उसके फेवर में जा रहा था और कई लीगल मोशन में भी टेड जीत रहा था एंड इवन की प्रोसिक्यूशन के कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी कोर्ट में रिजेक्ट हो चुके थे। अगर वो शांत रहकर ट्रायल का वेट करता तो मुमकिन था कि उसे इस केस में एक्यूटल मिल जाता और डेरोज किडनैपिंग केस में भी उसकी सज़ा सिर्फ कुछ सालों की ही थी। बट ही वाज टेड बंडी। उसने एक बार फिर से जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ग्राफिल काउंटी जेल में बंडी ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने महीनों तक सिर्फ ऑब्जर्व किया गार्ड्स कब शिफ्ट चेंज करते हैं, कौन किस वक्त ड्यूटी पर होता है और जेल की बिल्डिंग का लेआउट कैसा है। उसने डोर इनमेट्स की मदद से एक हैक्सॉ ब्लेड हासिल कर लिया और उसने विजिटर्स के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके लगभग $500 भी जमा कर लिए थे। और इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही मकसद था, परफेक्ट एस्केप। हर शाम जब दूसरे प्रिजनर्स नहाने जाते थे और जब हेल में थोड़ी हलचल होती थी, तभी बंडी चुपचाप अपनी सेल की सीलिंग पर काम करता था और उसने कुछ ही दिनों में स्टील बार के बीच लगभग 1 स्क्वायर फुट का होल बनाना शुरू कर दिया था। और उसने ये काम कई महीनों तक किया, रोज़ थोड़ा थोड़ा, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। लेकिन सिर्फ होल बनाना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि बंडी को पता था कि उस होल से निकलने के लिए उसका शरीर काफ़ी बड़ा था। इसलिए उसने फिर से खाना पीना बहुत कम कर दिया और धीरे धीरे उसका शरीर छोटा होता गया। लगभग 16 किलो तक उसने अपना वेट कम कर लिया था। अब वो इतना पतला हो चुका था कि वो किसी भी होल से बाहर निकल सकता था। अब वो इतना पतला हो चुका था कि वो सीलिंग क्रॉल स्पेस में आसानी से घुस सकता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि जेल के एक इन्फॉर्मेंट ने कई बार गार्ड्स को ये बताया था कि सीलिंग में किसी के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन किसी भी गार्ड ने उस पर यकीन ही नहीं किया और उस बात को इग्नोर कर दिया। देन 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस का वक्त था। स्पेन में बंडी का ट्रायल इतना फेमस हो चुका था कि उसने वेन्यू चेंज की रिक्वेस्ट की एंड जज ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। केस अब कोलोराडो स्प्रिंग्स ट्रांसफ़र होने वाला था
इस पॉइंट पर बंडी को समझ आ गया था कि अब अगर भागना है तो ये बिल्कुल सही वक्त है। देन 30 दिसंबर की रात को जेल में सिक्योरिटी पहले से ही कम थी बिकॉज कई स्टाफ क्रिसमस की छुट्टी पर थे और कुछ प्रिजनर्स को फैमिली के साथ वक्त बिताने की परमिशन भी मिल चुकी थी। उस रात बंडी ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। बंडी ने अपने बेड पर बुक्स और फाइल्स रख दिए और उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और दूर से देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी चैन से सो रहा है। फिर वो धीरे से सीलिंग के होल में घुस गया। क्रॉल स्पेस से गुजरते हुए सीधा चीफ जेलर के अपार्टमेंट तक पहुंच गया। उस दिन उसकी किस्मत भी काफ़ी अच्छी थी। उस वक्त चीफ जेलर और उसकी वाइफ अपार्टमेंट में नहीं थे। बंडी ने उनकी अलमारी खोली और वहां से कपड़े चुरा कर पहन लिए और जेल के मेन डोर से बाहर निकल गया। बिल्कुल ऐसे सीधा बाहर निकल गया, किसी ने उस पर शक ही नहीं किया। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने एक कार चुरा ली और उसने कोलोराडो छोड़ दिया। बट स्टेट के बाहर जाने के बाद उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। फिर उसने किसी से लिफ्ट ली और वो डेनवर पहुंच गया और अगली सुबह की फ्लाइट पकड़कर वो सीधा शिकागो निकल गया। और सबसे शॉकिंग बात कि अथॉरिटीज़ को उसके एस्केप का पता अगले दोपहर को जाके मिला, लगभग 17 घंटे के बाद। किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि टेड बंडी जेल से भाग चुका है, बल्कि ये पूरे अमेरिकन जस्टिस सिस्टम के लिए एक एम्बैरेसमेंट का मुद्दा बन चुका था। लेकिन असली खौफ अभी शुरू होने वाला था। टेड बंडी एक ऐसी जगह जाने वाला था जहां उसके सबसे डार्क इंस्टिंक्ट्स उसका इंतजार कर रहे थे। अब शिकागो पहुंचने के बाद टेड बंडी कुछ दिनों तक तो छुपा रहा। वो जानता था कि अब तक उसकी तस्वीर हर जगह सर्कुलेट हो चुकी होगी एंड पुलिस भी अलर्ट पर होगी और पूरे देश में उसकी तलाश चल रही होगी। इसलिए उसने अपने आइडेंटिटी बदलने की कोशिश की। उसने कभी जेक नाम यूज़ किया, कभी रैंडम जॉब्स की और कभी तो वो सिर्फ क्राउड में घुल मिल जाता था। लेकिन टेड का असली प्लान शिकागो में रहना नहीं था। उसकी नज़र अब फ्लोरिडा पर थी बिकॉज फ्लोरिडा में काफ़ी क्योस और भीड़ भरी जगह थी वो, जहाँ उसके लिए एक और एडवांटेज था। वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट इतना कोऑर्डिनेटेड नहीं था और वहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। एंड यू नो वेरी वेल कि उसके अगले टारगेट्स के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। जनवरी 1978 में वो एक छोटी सी बस में बैठकर फ्लोरिडा की तरफ निकल गया। सफ़र के दौरान वो बिल्कुल नॉर्मल पैसेंजर की तरह बिहेव कर रहा था और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके बीच बैठा आदमी अमेरिका का मोस्ट वांटेड सीरियल किलर था। फ्लोरिडा पहुंचते ही बंडी ने अपना नाम बदल लिया। कभी वो अपना नाम क्रिस हैगन रखता और कभी कैनेथ माइनर और कभी सिर्फ एक एनोनिमस स्टूडेंट या वर्कर बन जाता और वो फ्लोरिडा के स्टेट यूनिवर्सिटी के आसपास रहने लगा। दिन में वो नॉर्मल इंसान रहता था और रात में वही पुराना बंडी, और अंदर ही अंदर वो अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान कर रहा था। और फिर जनवरी 15, 1978 के बाद फ्लोरिडा में एक ऐसी सीरीज शुरू हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। रात के अंधेरे में कुछ स्टूडेंट्स अपने रूम से गायब होने लगे, कुछ जिंदा मिले और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। पुलिस को पहले लगा ये कोई रैंडम क्राइम्स हैं, लेकिन पैटर्न धीरे धीरे क्लियर होने लगा बिकॉज सब विक्टिम्स यंग वुमेन थी। सबके आसपास एक ही अननोन देखा गया था और सब केस में एक ही नाम चुपके से घूम रहा था, टेड बंडी। लेकिन अब वो सिर्फ एक फजिटिव नहीं था, बल्कि वो अब एक एक्टिव प्रेडिटर बन गया था। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जो बंडी के लिए सब कुछ बदलने वाला था और उसकी फ्रीडम के दिन भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाले थे। देन 15 जनवरी की सुबह बंडी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया। उस वक्त पूरा हॉस्टल सो रहा था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले ही 15 मिनट में उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बंडी एक कमरे से दूसरे कमरे तक गया। उसने सोते हुए स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया। मार्गरेट बोमन और लीसा लैरी की हत्या कर दी। कैथी कैलिनोर और कैलन चैंडलर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वो जिंदा बच गए। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये पूरा अटैक सिर्फ 15 मिनट के अंदर हुआ था और हैरानी की बात ये थी
कि बिल्डिंग में 30 से ज़्यादा लोग मौजूद होने के बाद भी किसी को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। हॉस्टल से निकलने के बाद बंडी वहीं रुका, सिर्फ कुछ ब्लॉक्स दूर। उसने चैरल थैमोस के अपार्टमेंट में घुसकर उस पर भी ब्रूटल अटैक किया, लेकिन चैरल बच गई। हालांकि उस अटैक ने उसके हेयरिंग और डांस करियर दोनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस अटैक के बाद अब पुलिस उसके बहुत करीब थी, लेकिन बंडी अब भी भाग रहा था। 8 फरवरी 1978 को उसने पहले जैक्सनवाइल में एक और स्कूल गर्ल को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा भाई वहां आ गया और बंडी वहां से निकल गया। अगले ही दिन लेक सिटी जूनियर हाई स्कूल से एक 12 साल की कैंसन बेरली लीच अचानक गायब हो गई। 7 हफ्ते बाद उसकी बॉडी एक सुनसान जगह से मिली और ये बंडी का आखिरी कंफर्म मर्डर माना जाता है। 12 फरवरी को बंडी को एहसास हो गया था कि पुलिस उसके बहुत करीब आ चुकी है, इसलिए उसने एक और कार चुराई और फ्लोरिडा से भागने की कोशिश की। लेकिन 15 फरवरी 1978 को पेंसोकोल में ऑफिसर डेविड ली ने रूटीन चेक के दौरान उस स्टोलन वॉल्क्सवैगन को रोक लिया और बंडी ने बिना कुछ सोचे समझे ऑफिसर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच रोड पर स्ट्रगल हुआ, लेकिन इस बार किस्मत बंडी के साथ नहीं थी। ऑफिसर ली ने उसे दबा लिया और हैंडकफ लगा दिए और अमेरिका के सबसे वांटेड फजिटिव आखिरकार पकड़ा गया। जब ऑफिसर ली उसे जेल ले जा रहे थे, तब तक उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ा है, कि उसने FBI के 10 मोस्ट फजिटिव में शामिल सीरियल किलर को पकड़ा है। बाद में बंडी ने उनसे एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, आई विश यू हैड किल्ड मी। देन 1978 में टेड बंडी का ट्रायल शुरू हुआ। तब पूरी दुनिया की नज़र इसी कोर्ट रूम पर थी। 250 से ज़्यादा जर्नलिस्ट 5 कॉन्टिनेंट से सिर्फ इस केस को कवर करने आए थे। ये अमेरिका का पहला नेशनली टेलीवाइज्ड मर्डर ट्रायल था। बंडी ने फिर वही किया जो उसने हमेशा से किया था। उसने खुद ही अपनी डिफेंस संभालने की कोशिश की, बिकॉज उसे लगता था कि वो सिस्टम को हरा देगा। लेकिन इस बार एविडेंस बहुत मजबूत थे। आई विटनेसेस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट लीस लैनी की बॉडी पर मिला बाइट मार्क। उस पर टेड बंडी का बाइट मार्क था, बिकॉज इस मार्क को डेंटल एक्सपर्ट ने बंडी के टीथ से मैच किया था और ये एविडेंस बहुत पावरफुल साबित हुआ। देन 24 जनवरी 1979 को जूरी ने सिर्फ कुछ घंटों की डेलिब्रेशन के बाद टेड बंडी को गिल्टी करार दिया और जज एडवर्ड कोवर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस सुना दी। देन 1980 में कैम्बरली लीच के मर्डर केस में भी बंडी दोबारा गिल्टी पाया गया और एक और डेथ सेंटेंस उसके नाम हो गई। अगले ही साल बंडी ने अपील की, इंटरव्यूज़ दिए और साइकोलॉजिस्ट और FBI प्रोफाइलर से भी बात करते रहा और इसी दौरान उसने पहली बार अपनी क्राइम्स के बारे में इतने डिटेल में बताया। उसने माना कि शुरुआत में मर्डर सिर्फ पकड़े जाने से बचने का तरीका था, लेकिन धीरे धीरे मर्डर ही उसके लिए ऑब्सेशन बन गया। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी बताया कि वो कई बार अपने विक्टिम्स के बॉडी के पास दोबारा लौट कर जाता था और सेक्सुअल एक्ट्स करता था जब तक उनकी बॉडी पूरी तरह से सड़ ना जाए, और ये उसके कन्फेशन का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा था। लेकिन आज भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंडी ने अपने सारे क्राइम्स कभी कन्फेस नहीं किए। उसने कम से कम 30 मर्डर्स एक्सेप्ट किए थे, लेकिन असली नंबर इससे कई ज़्यादा था जो शायद हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। देन 1989, अब टेड बंडी की सारी अपील्स ख़त्म हो चुकी थी। देन 24 जून की सुबह टेड बंडी को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया गया। लेकिन मरने से पहले उसके कुछ फाइनल वर्ड्स थे। वो ये थे कि जिम एंड फ्रेड, प्लीज़ गिव माई लव टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। सुबह 7:10 पर टेड बंडी को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। प्रिजन के बाहर कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ लोग खामोश खड़े थे, और विक्टिम्स के परिवार को सालों बाद पहली बार महसूस हुआ कि उन्हें अब इंसाफ मिल चुका है। टेड बंडी की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग की तरह है।
एक रिमाइंडर है कि कौन खतरनाक है और कौन खतरनाक नहीं, ये किसी के चेहरे पर नहीं लिखा। और मेरा तो ये मानना है कि जो इंसान फेस से बिल्कुल जेंटलमैन या नॉर्मल दिखता है, अगर वो अंदर से साइकोपैथ हुआ तो उससे बड़ा डेंजर आदमी कोई नहीं होगा। बिकॉज सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिस पे दुनिया आंख बंद करके यकीन करती है। आज भी टेड बंडी का केस दुनिया भर की क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी और लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। इसलिए नहीं कि उसे याद रखा जाए, इसलिए कि उसकी गलतियां कभी दोबारा रिपीट ना हो। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 भी जाकर देखो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज इस चैनल पर आती रहेगी और आप इंजॉय करो, मज़े करो और ज़्यादा अपने दिमाग में हैवी कुछ मत डालना इस चीज़ के बारे में। बस इसे एंटरटेनमेंट के तौर पर, एक स्टडी के तौर पर इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो, शेयर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।